नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद वेदानंद और कोसी कोचिंग सेंटर के साझे प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, 12th क्लास के मैथमेटिक्स सेकेंड वॉल्यूम का हमने एक वीडियो डाला था, पार्ट 2 जो सेकेंड वॉल्यूम है उसका। उसमें पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बारे में हमने बताने की कोशिश करी थी पिछले वीडियो में। कुछ एग्जाम्पल भी हमने आपको सॉल्व करके बताया था कि कैसे एक्चुअल में क्या कहते हैं इंटीग्रेशन वेल डिफाइन कैसे है। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहाँ से पैदा हुआ, उस सारी चीज़ों के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो पिछले वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल हम कर लेते हैं, एक दो चीज़ें जो हैं जो इम्पॉर्टेंट है उसको। जैसे हमने कहा था कि इंटीग्रेशन जो है, हमने बताया था कि इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन क्या होता है एक्चुअली, इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, किसी भी फंक्शन का जो है ना एंटी डेरिवेटिव होता है, वही कहलाता है इंटीग्रेशन। ठीक, तो अगर पूछेगा कोई कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो आप उसको बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब एंटी डेरिवेटिव क्या है वो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो फटाफट जा करके उस वीडियो को देख लीजिए आप। ठीक है, फिर भी मैं एक बता दे रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए सर कि हमने एक फंक्शन लिया साइन एक्स। क्या लिया? एक फंक्शन। हमने एक फंक्शन लिया साइन एक्स। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा? तो आप कहेंगे सर डेरिवेटिव आपने पढ़ाया है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। मैं अभी लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन जो है ना एंटी डेरिवेटिव कैसे होता है, वही लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव हम निकालें। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया भैया? कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स, तो इसको हम लिखते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव को ही शॉर्ट में बोलते हैं डीसी। अब देखिए जब हमने साइन एक्स से कॉस एक्स की तरफ शिफ्ट करनी चाहिए तो ये कहलाया डीसी। अगर मुझे कॉस एक्स से साइन एक्स के तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए, कॉस एक्स से मुझे अगर साइन एक्स की तरफ आने की ज़रूरत हो जाए या आवश्यकता पड़ जाए, तो हम क्या कहेंगे इस काम को? अगर साइन एक्स से कॉस एक्स के तरफ शिफ्ट करना डेरिवेटिव कहलाया भैया, तो कॉस एक्स से साइन एक्स की तरफ शिफ्ट करना उसका उल्टा कहलाया, उल्टा कहलाएगा। वो हुआ डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव। तो इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव, एंटी डीसी। ठीक, और आपको पता है कि एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये जो कॉस एक्स से हम साइन एक्स की तरफ आए, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एंटी डेरिवेटिव करना। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया किसका भैया? तो कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स के रिस्पेक्ट में dx लिखे थे, और ये क्या आ गया था भैया? कॉस एक्स से कहाँ पहुँच गए? साइन एक्स पर। तो यही हो जाता है साइन एक्स। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी जुड़ जाता है। क्यों जुड़ता है इसके बारे में हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। नहीं देखा जा करके तो जा करके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आपने जाना कि क्या होता है, इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो ये जो एक्सरसाइज 7.1 है, ये एक्सरसाइज जो आपका 7.1 है, दरअसल इस एक्सरसाइज में आपको यही पढ़ना है कि इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन जो हमने पिछली क्लास में लिया था पिछले वीडियो के अंदर, उसी का निचोड़ एक्सरसाइज 7.1 में है, जो कि काफ़ी बेसिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। ठीक है, और यहाँ पर निरीक्षण विधि की बात अगर मैं करूँ तो निरीक्षण विधि ही कहलाता है हिट एंड ट्रायल। क्या कहलाता है बच्चा? हिट एंड ट्रायल। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है इसमें, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का भैया, साइन 2x। क्या है? साइन 2x, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित फलनों के प्रत्यवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात करिए। अब देखिए ये जो प्रत्यवकलज है ना, उसी को हम थोड़ा देर पहले एंटी डेरिवेटिव बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे बच्चा? एंटी डेरिवेटिव बोल रहे थे। प्रत्यवकलज को इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब देखिए अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि भैया साइन 2x का प्रत्यवकलज क्या होगा, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं भैया कि ये सोचने की कोशिश करते हैं भैया
कि ये सोचने की कोशिश करते हैं कि ई साइन 2x जो है ना, ई साइन 2x ठीक किसका डेरिवेटिव रहा होगा, ऐसे सोचिए। ठीक है कि भैया किस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लेंगे तो साइन 2x आ जाए। देखिए आप फंक्शन का अनुमान एक के बार में नहीं लगा पाइएगा, आप आंशिक रूप से अनुमान लगाने की कोशिश करिए भाई मेरे, कि साइन 2x किस फंक्शन का क्या कहते हैं डेरिवेटिव रहा होगा। तो अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, हम ऐसा सोच लेते हैं कि भैया साइन 2x जो है ना किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। तो ऐसे सोचते हैं भैया साइन 2x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो साइन cos हो गया। हाँ, तो हमको किसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन आएगा, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि सर cos 2x का डेरिवेटिव करिएगा ना आप, cos 2x का क्या करिएगा डेरिवेटिव करिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा साइन 2x। तो कहिएगा सर cos 2x का डेरिवेटिव तो साइन 2x नहीं होता है, माइनस साइन 2x होगा, और उसके साथ x का 2x का डेरिवेटिव फिर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था अभी, हमने आपको बोला था कि भाई आप पूरे माहिर मत बनिए, आप अनुमान लगाइए। तो हमने अनुमान लगा लिया कि भैया cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे ना तो कुछ ना कुछ अंश उसमें sin 2x आएगा। तो इसी तरह से अनुमान हम लगाए हैं, चूंकि यहाँ निरीक्षण विधि कहा जा रहा है, डायरेक्ट कहता तो एक लाइन में बना देते। तो हमने क्या किया, अनुमान लगा दिया कि cos 2x का डेरिवेटिव हाँ माइनस साइन 2x इंटू 2 होगा। अब देखिए मुझे जितनी की ज़रूरत होगी उतना काम करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, चूँकि cos 2x का डेरिवेटिव ये है, इसको एक लाइन और लिखते हैं हम, dy dx ऑफ cos 2x इज इक्वल टू, इसको सजा करके लिखिए तो माइनस 2 साइन 2x लिखेंगे, हाँ या ना जी सर। अब गौर से देखिए कि मुझे ज़रूरत है केवल इतनी की, मुझे ज़रूरत है केवल इतना का। मेरे भाई हमने कहा था कि अगर cos 2x से यहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, डीसी कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर मुझे इस पूरे से यहाँ शिफ्ट करना है, इस पूरे की मैं बात कर रहा हूँ, इससे यहाँ शिफ्ट करना है, तो हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, तो हम कर रहे होंगे एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो हमें क्या प्राप्त हो गया भाई, मुझे जो प्राप्त हो गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ चल जाते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ प्राप्त हो गया कि भैया इस पूरे का जो इंटीग्रेशन करोगे ना, इस पूरे का मतलब माइनस 2 साइन 2x dx का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा cos 2x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। लेकिन मुझे पूछा कितना जा रहा है, मुझे तो केवल पूछा जा रहा है कि साइन 2x का ना बताइए, आप इतना का क्यों बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए इधर 2 माइनस 2 जो है इधर कांस्टेंट है, तो माइनस 2 इधर निकल गया बाहर, तो क्या बच गया, इधर बच गया हमारा साइन 2x dx बराबर कथी cos 2x। ठीक है, अब मेरे भाई देखना कि माइनस 2 मल्टीप्लाई में है, अगर हम उसको उस बगल खींच के ले जाएं, उस बगल खींच के लेके चले जाएं, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा, गुना में है इधर तो इधर हो जाएगा 1/2, ये तो है, ये है cos 2x, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं C1। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपके बेसिक समझ को तोड़ेगा। ये क्या करेगा, आपके बेसिक समझ को तोड़ेगा कि आपके अंदर जो जानकारी है वो समुचित मात्रा में है कि नहीं, आप रट के तो काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि बेसिक मेथड से प्रति अवकलज जो है ना फाइंड किया, ठीक, किस विधि से, निरीक्षण विधि द्वारा। अब इस विधि को निरीक्षण विधि क्यों कहते हैं, यहाँ क्वेश्चन उठता है, इस विधि को निरीक्षण विधि क्यों कहेंगे भैया। इस विधि को हम निरीक्षण विधि इसीलिए कहेंगे कि चूंकि इस विधि का प्रयोग करके मुझे जो है इंटीग्रेशन की बेसिक्स की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, कैसे इंटीग्रेशन पैदा हुआ, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव कैसे होता है इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का। ठीक है, इसीलिए हमने अनुमान लगाया कि भैया sin 2x का अगर इंटीग्रेशन मुझे पूछ रहा है तो sin 2x
किसी न किसी फंक्शन में जरूर डीसी के रूप में रहा होगा, किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव sin 2x जरूर रहा होगा। तो हम उसी फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, आंशिक रूप से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि cos 2x का इतना होगा, इस तरह से सॉल्व करके हम यहाँ पहुँच गए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे वीडियो को पॉज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपने पास दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन है भैया कि cos 3x का भी जो है ना प्रति अवकलज फाइंड करिए। क्या करिए? प्रति अवकलज फाइंड करिए। कैसे? तो निरीक्षण विधि के द्वारा। तो जैसे निरीक्षण विधि का नाम लेगा तो हम अनुमान करने की शुरुआत कर देंगे, हमें अनुमान लगाने की जरूरत होती है। निरीक्षण विधि में बेसिकली आपको अनुमान लगाना होता है। ठीक है, तो अब जरा बताइए, चूंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है क्या होता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो भैया अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तो निश्चित रूपेण ये फंक्शन किसी न किसी फंक्शन का क्या रहा होगा, डेरिवेटिव रहा होगा। तो हम आंशिक रूप से अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि भैया cos 3x किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। तो हम लगाते हैं अनुमान। देखिए, अगर आप एक फंक्शन ले लीजिए, चूंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं sin 3x। क्या ले लेते हैं हम? एक फंक्शन sin 3x। अगर मैं इस sin 3x की डेरिवेटिव की बात करूं, अगर मैं इस sin 3x के डेरिवेटिव की बात करूं, तो ये sin 3x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे sin 3x का डेरिवेटिव होता है 3 cos 3x, हाँ या ना? ठीक है, sin 3x पहले लिखते cos 3x, उसके बाद 3x का 3। तो एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ sin 3x इज 3 cos 3x। अब मुझे देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि थ्री cos 3x से अगर मुझे इधर की तरफ शिफ्ट करनी होगी तो यह एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में कि sin 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x है, तो 3 cos 3x का एंटी डेरिवेटिव sin 3x होगा। ठीक, और एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos 3x की अगर बात कराई जाएगी तो मुझे मिलेगा कौन चीज़? मुझे मिलेगा sin 3x। ठीक है, लेकिन अगर मुझसे 3 cos 3x का इंटीग्रेशन पूछा होता, क्या मुझे अगर 3 cos 3x का इंटीग्रेशन पूछा होता तब ये इसका sin 3x आंसर आएगा। लेकिन मुझसे तो पूछा गया है cos 3x का। तो हम क्या करेंगे, देख भाई 3 कौन चीज़ में है? इधर गुना में, तो इस साइड जाएगा तो भाग में चल जाएगा। और 3 को काहे भेज रहे हैं? क्योंकि 3 कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं cos 3x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पर इसका रिस्पेक्ट लिखते हैं dx। क्या लिखेंगे? रिस्पेक्ट। तो cos 3x dx ये इंडिकेट करता है कि भैया अपना जो फंक्शन है ना उसका वेरिएबल क्या है, dx वही इंडिकेट करता है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया भाई, मेरे गुना में 3 है तो इधर आएगा तो 1 के बटे में आ जाएगा sin 3x। ठीक है, हाँ, इसी को आंसर में फिनिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एगो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx पूछे तो आंसर आ जाएगा 1/3 sin 3x प्लस c। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब अपना 3 नंबर का सवाल देखते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है e⁻²x। देख भाई, इसको भी सॉल्व करना है निरीक्षण विधि के द्वारा। तो एक्चुअल मुझे इस चीज़ का अनुमान लगाना होगा कि भाई मेरे e⁻2x का अगर मुझसे इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है
तो एक्चुअल में सही मायने में e टू द पावर 2x किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। तो मुझे उस फंक्शन के बारे में सोचना होगा जिसका कि डेरिवेटिव ये रहा होगा, तब जा करके उस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव करके इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अनुमान लगाना है भाई मेरे। e टू द पावर 2x की अगर बात की जाए तो आपने पढ़े हुए हैं कि भाई थोड़ा रफ करते हैं यहाँ कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x होता है आपको e टू द पावर x ही, ठीक है। और log e होगा इनटू में, log e का मान 1 हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ इसको छोड़ देते हैं। तो आप जानते हैं कि e टू द पावर x के केस में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में डेरिवेटिव भी वही होता है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही आ रहा है तो निश्चित रूपेण जो ये फंक्शन e टू द पावर 2x, ठीक, e टू द पावर 2x का ही डेरिवेटिव रहा होगा लगभग। तो हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं और डेरिवेटिव लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x। तो भाई मेरे e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर 2x, ठीक है। और उसके बाद की मैं अगर बात करूं, अब पहुंचे कहाँ 2x के बारे में, 2x के जगह तो 2 कांस्टेंट है उधर का, तस x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव आ गया 2e टू द पावर 2x। ऐसे लिखता हूँ मैं इनको थोड़ा सा सजा के कि भाई डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। अब देखिए भाई मेरे, मैं e टू द पावर 2x से 2e टू द पावर 2x पर शिफ्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। अगर मुझे इंटीग्रेशन की ज़रूरत है तो मुझे इधर से इधर की तरफ शिफ्ट करनी होगी, इधर से इधर की तरफ शिफ्ट करनी होगी। जब हम दाएं से बायां शिफ्ट करते हैं तो यही कहलाता है एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे बच्चा लोग, हम यहाँ ये करेंगे कि दाहिना तरफ का इंटीग्रेशन अगर हम लेंगे, एंटी डेरिवेटिव लेंगे 2e टू द पावर 2x, और देखिए रिस्पेक्ट क्या है, x है, तो मुझे मिलेगा कौन चीज़ सर जी e टू द पावर 2x ये मिलेगा। लेकिन मुझसे केवल इतना के बारे में पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्त एक बात बताना आप मुझे, यहाँ थोड़ा गौर करना, मुझे इतना का इंटीग्रेशन तो नहीं पूछ रहा है, मुझे तो केवल e टू द पावर 2x का पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ केवल इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx की बात करूँगा। तो इधर दाहिना तरफ क्या आ जाएगा, दाहिना तरफ आ जाएगा e टू द पावर 2x। भाई मेरे 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, लेकिन 2 को क्यों भेज रहे हैं, 2 कांस्टेंट है, इसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बट्टे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देते हैं c1। तो इस तरह से e टू द पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव अर्थात इंटीग्रेशन आपने समझा कि एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इसका आंसर यही हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख देता है बहुत जगह, 1/2 e टू द पावर 2x प्लस c। तो हर एक चीज़ एक ही है, ठीक, दोनों एक ही चीज़ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके खोपड़िया में गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये अपना चौथा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। 1 नंबर का ही चौथा क्वेश्चन है कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो भाई मेरे अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट मुझे करना है तो दरअसल मुझे इस चीज़ का पता लगाना होगा कि भैया e जो है ना किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। तो आप पढ़े हुए हैं भैया, अगर x का पावर 3 रहता है तो डेरिवेटिव इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है 3x स्क्वायर, यानी पावर 1 कम हो जाता है। तो निश्चित रूपेण अगर ax प्लस बी का पावर 2 है तो ससुरा ये 3 पावर वाला का डेरिवेटिव रहा होगा। देखिए समझिए, ax प्लस बी का होल स्क्वायर अगर यहाँ पर आया हुआ है तो निश्चित रूपेण e जो है ना डेरिवेटिव का कुछ न कुछ अंश रहा होगा ax प्लस बी के होल क्यूब का। तो अनुमान तो लग गया, अपना काम तो बन गया भैया।
अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे किसका, ax प्लस बी के होल क्यूब का, तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी पावर का किया है इसके रिस्पेक्ट में, अब अंदर घुसते हैं। ax का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ax का डेरिवेटिव आ जाएगा a कांस्टेंट x का 1 तो a प्लस b इज ए कांस्टेंट सो इट्स डेरिवेटिव इज आल्सो 0। अब जो मुझे यहाँ मिला डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब मिला, कितना, इसको थोड़ा इधर a प्लस 0 करिएगा तो a ही होगा, और a को 3 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 3a इंटू ax प्लस बी द होल स्क्वायर। मेरे दोस्त अब यहाँ गौर करो, क्या करो, यहाँ गौर करो। अगर ax प्लस बी के होल क्यूब का डेरिवेटिव 3a इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, तो हम क्या किए हैं, इस जगह से यहाँ शिफ्ट किए हैं। तो मुझे अगर इंटीग्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो मैं इधर से इधर शिफ्ट करूँगा, तो इधर से इधर शिफ्ट करना मतलब एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 3a इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन मुझसे पूछेगा तो आंसर आ जाएगा, क्या जानते हैं, ax प्लस बी का होल क्यूब, हाँ या ना। इस पूरे का अगर इंटीग्रेशन पूछेगा तो ये आंसर आ जाएगा, मैंने लिख दिया। लेकिन मुझसे केवल कितना पूछा जा रहा है, इतना के बारे में पूछा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर केवल मुझे इतना के बारे में जानना है। ये 3a फालतू है, तो 3a फालतू है तो क्या करेंगे, इसको सल्टा दीजिए उधर। तो भाई मेरे 3a क्या है एक्चुअल में, 3a इज कांस्टेंट। अब आपको कैसे पता चला कि 3a कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पर d के साथ देखिए क्या लगा हुआ है, तो d के साथ सर जी यहाँ पर x लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इस पूरे फंक्शन में वेरिएबल x है, क्या है, वेरिएबल x है, और कांस्टेंट जो है a है। समझ रहे हैं ना, चर है x, अचर है a, समझ रहे हैं ना। जिस d के साथ जो लगा हुआ रहता है ना, ठीक है, वही उस फंक्शन का क्या होता है, वेरिएबल होता है, चर रहता है। तो मुझे केवल इतना के बारे में पता करना है, इतना के बारे में, तो वही लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे भाई, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चूँकि 3a इधर कौन चीज में है, कांस्टेंट है। तो अगर इतना के बारे में पूछता, अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि सर जी 3a होता, तब आंसर क्या आ जाता, तब आंसर आ जाता ax प्लस बी द होल क्यूब। आता कि नहीं आता, लेकिन मुझे तो केवल इतना के बारे में पूछा जा रहा है। हाँ सर जी, यहाँ पर एगो dx आप ज़रूर लगा देना, ठीक, चूँकि उसको मत छोड़िएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ax प्लस बी, और dx इंडिकेट करता है कि वेरिएबल किस में है। अब देखिए क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब। और देखिए 3a ससुरा इधर गुना में इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 3a, ठीक। तो एक्चुअल में अगर इंटीग्रेशन की बात करी जाए, ax प्लस यहाँ पर स्क्वायर होगा b के होल स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब, और लास्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 जोड़ते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि इसका कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये इधर से बीच में ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, ये इधर वाला पार्ट है, वो इधर वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है। कोई दुख तकलीफ है तो बताओ, नहीं ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ तक आपने देखा था 4 नंबर तक। अब 5वां नंबर में ये जो क्वेश्चन है, इसका भी कहता है एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए।
प्रति अवकलज विधि से, प्रति अवकलन से। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गया था, हम क्या करते हैं दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, इसको अलग बना लेते हैं, इसको देखिए इसको अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। अगर मुझे केवल इतना का करना होता तो मैं ये सोचता कि sin 2x जो है किसका डेरिवेटिव आएगा। तो हम जानते हैं कि सर जी cos 2x का अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड करने का हैगा तो मैं लिखूँगा ठीक है। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx पूछेगा तो मैं आंसर लिखूँगा cos 2x बाय 2 माइनस का, हाँ या ना, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ रहता ना 2 इधर चल गया, तो इतना का हमने ये कर लिया। अब दूसरा इसी में है लगा हुआ, टेल क्या जुड़ा हुआ है इसका। चलिए तो हम क्या करते हैं, इधर से 4 को बाहर निकाल लेते हैं डेरिवेटिव। अगर e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, 4 तो बाहर है, ये है e टू द पावर 3x का मिलेगा e टू द पावर 3x का मिलेगा क्या, 3x का क्या मिलेगा भाई मुझे यहाँ पर देख, e टू द पावर 3x का मिल जाएगा 3। कोई इशू है। अब अगर मुझसे पूछेगा कि भैया बता 4 तिया 12 e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो मुझे तो कहना पड़ेगा सर 4 e टू द पावर 3x, कहना पड़ेगा ना जी, कहना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझसे केवल कितना पूछ रहा है, e टू द पावर 3x का ही पूछ रहा है। तो इसको क्या करते हैं देख लीजिए, इधर यहाँ पर गौर करिए, 4 e टू द पावर 3x है ना, तो इस 12 को लिख देते हैं 3 इंटू 4 e टू द पावर 3x dx, फोटो से फोटो मिला लेने के लिए, तो वही हो गया। इधर तो वही आएगा ना 4 e टू द पावर 3x। कोई इशू है। मुझे इस पूरे के बारे में पूछा तो ये गुना में है ससुरा 3, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 4 e टू द पावर 3x dx की अगर बात करी जाएगी तो मुझे मिल जाएगा 4/3 e टू द पावर 3x, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए बेसिकली ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का क्या है, जोड़ है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, फाइनली हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x dx बराबर क्या भैया, -1/2 cos 2x। हाँ यहाँ पर क्या चीज़ है फाइनली माइनस, तो -4/3 e टू द पावर 3x प्लस में सी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा, हाँ या ना, ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन भी अपने से हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.1 का जो है निरीक्षण विधि से 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भैया आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है ना निरीक्षण विधि से सॉल्व करिए। तो हमने 5 क्वेश्चन को अभी देखा। अब अपना छठा क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करें। अब यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन कि भैया आप समाकलन किस मेथड से करें, ठीक है, आपको केवल समाकलन कर देना है। 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि भाई इन 5 क्वेश्चन का जो है ना समाकलन आप निरीक्षण विधि से करिए। लेकिन अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है कि 6 नंबर से ऊपर
दिए गए क्वेश्चन को आप किस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, निरीक्षण विधि को छोड़ते हैं और अपना तरीका लगाते हैं जो हम सीखे हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई मेरे इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ 3x + 1 इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फाइंड करिए। देखिए अब गौर से देखिए, हमने आपको क्या बताया था मेरे दोस्त, हमने आपको बताया था कि बाबू किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आप तब करने की शुरुआत कर देना जब तक वो किसी न किसी फंक्शन के डीसी के रूप में सजा हुआ ना हो। 2 चीज़ें हमने आपको बताई थी कि तब तक आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट ना करें जब तक वो आपको किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नज़र ना आए। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि भैया किसी भी इंटीग्रेशन को करने के लिए जो है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मसाला नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है और वह फंक्शन गुणा या भाग के रूप में अगर सेपरेट किया हुआ है तो आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यदि कोई फंक्शन गुणा या भाग के फॉर्म में हो, गुणा या भाग के फॉर्म में है, तो उसको आपको एक्सचेंज करना होगा। किस रूप में? या तो आप उसको जोड़ में बदल लीजिए या फिर उसको आप घटाव में बदल लीजिए। जब तक आप गुणा या भाग के रूप में सेपरेट फंक्शन को जोड़ या घटाव में नहीं बदलेंगे तब तक आपका इंटीग्रेशन संभव नहीं होगा। वो आइलेट की अलग बात है, वो हम आगे समझाएंगे। ठीक है, आइलेट फंक्शन भी एक्चुअल में गुणा और भाग को जोड़ और घटाव में बदल के इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो चलिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने की शुरुआत करते हैं। तो इसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या है मेरे दोस्त कि देख दोनों फंक्शन जो है ना प्यारे बच्चों, ये दोनों फंक्शन जोड़ या घटाव के रूप में ऑलरेडी सेपरेट है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पहला आ जाएगा 4e⁻³ प्लस, देखो अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब dx दोनों में आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर भी है तो इधर dx आ गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। हाँ या ना? अब करते हैं बाबू, आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इज ए कॉन्स्टेंट, 4 कॉन्स्टेंट है तो 4 बाहर आ जाएगा, e⁻³ dx प्लस देखो 1 dx। ठीक है, अब करिए इंटीग्रेशन इसका, तो क्या हो जाएगा, 4 तो इधरे रहेगा। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पर गौर से अगर आप देखोगे तो e⁻³ का इंटीग्रेशन हमने आपको पढ़ाया था दोस्त कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x जो होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, e⁻x ही होता है। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं? ठीक इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻5x dx, तो जो लिखा हुआ है सेम लिख दीजिए, e⁻5x। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर 5x में x का कोफिशिएंट क्या है, देखिए गौर करिएगा, जिसने e⁻x आ गया तो यहाँ पर भी क्या होता था, एक्चुअल में e⁻x का e⁻x लिख देते थे। आगे यहाँ भी होता था, x का डेरिवेटिव क्या हो जाता था, 1 हो जाता था, इसीलिए 1 नहीं लिखते थे हम। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए e⁻5x की अगर बात करेंगे तो e⁻5x का e⁻5x ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5x जो पावर में है ना, इसका डेरिवेटिव लीजिए। इसका अगर डेरिवेटिव लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5x का डेरिवेटिव 5 हो जाता है, इसीलिए किससे भाग में आ जाएगा, ये बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है, बोले थे ना कि x का कोफिशिएंट जो होता है वो डिवाइड में चल जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन e⁻3x को लिखेंगे e⁻3x। ठीक है, और 3x का डेरिवेटिव जितना भी होगा उससे भाग लग जाएगा इसमें। तो 3x का डेरिवेटिव 3 होगा तो इसमें किससे भाग लग जाएगा, 3 से। अगला फंक्शन है प्लस, तो प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 का डेरिवेटिव होता है x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देंगे, कौन चीज़, c जोड़ देंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/3 e⁻3x + x। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 नंबर के क्वेश्चन में। अब चलते हैं अपना 7 नंबर के क्वेश्चन में।
चलिए ये 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप प्रेम से देखोगे तो यहाँ जो फंक्शन है ना वो दोस्त मेरे गुना के रूप में सेपरेट है। किस रूप में है? गुना और भाग के रूप में, या देखिए ना गुना के रूप में सेपरेट है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले कि भैया अगर ये फंक्शन गुना के रूप में सेपरेट है तो क्या ये फंक्शन हूबहू किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है? तो कहिएगा सर ये तो नज़र नहीं आ रहा है किसी न किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में। तो हम क्या करेंगे, हम क्या बोले थे भाई, इससे पहले हमने बोला था कि भाई आप गुना और भाग में भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब वह फंक्शन किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आए, तब आप गुना और भाग के रूप में भी कर सकते थे। जैसे sec x का डेरिवेटिव होता था sec x इंटू 10x, तो इसका मतलब sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से क्या ये पूरा का पूरा फंक्शन अगर गुना के रूप में सेपरेट है तो क्या यह किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आ रहा है? कहिएगा सर नहीं नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इसको जोड़ या घटा में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सर जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस। अब एक्स स्क्वायर को 1/x स्क्वायर से गुना करेंगे तो इसे ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। dx तो dx। देखिए अब क्या करते हैं, इसको करते क्या है, सेपरेट कर देते हैं अलग अलग। तो पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ dx, दूसरा हो जाएगा -1 के साथ भी dx। इंटीग्रेशन करिए तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था? हमने अभी पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n जो है ना वो होता है x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 के, जहाँ पर n का वैल्यू बराबर नहीं हो सकता है -1 के। ठीक है, तो यही फार्मूला लगाइए, x टू द पावर n अर्थात वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट वाली स्थिति है तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू आ जाएगा x का पावर 2 है तो इसमें 1 जुट जाएगा तो x का पावर 3 हो जाएगा। और जितना पावर जुट के होगा वही कहाँ आ जाएगा? नीचे में आ जाएगा। ठीक है, माइनस तो माइनस। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। तो ये आपका प्लस c जोड़ देंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्यों जोड़ते हैं आपको खुद ब खुद पता है। तो 7 नंबर का ये आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक आप लोग इसको लिखिए। तो ये 8वां नंबर का क्वेश्चन गौर से अगर आप इसको देखोगे तो भाई मेरे 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है ना ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आप गौर से अगर देखोगे तो मेरे दोस्त ये ऑलरेडी प्लस और माइनस के रूप में क्या है? डिस्ट्रीब्यूट की हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, आप आराम से सबको अलग अलग से इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, क्या कर देंगे? देखिए भाई सबका अलग अलग सेपरेट कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर, इसके साथ भी क्या लग जाएगा? dx। आगे में प्लस तो प्लस होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ bx dx, फिर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ c dx। हैव यू एनी डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। देखो ax स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए dx लिखा हुआ है। तो dx का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन जो है ना ax स्क्वायर, इसमें वेरिएबल x है, अब बाकी सब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा। तो बच कौन सी गया? तो सर जी एक्स स्क्वायर dx बच गया। ठीक है, प्लस तो प्लस, यहाँ पर भी dx है, इसका मतलब x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो b यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो क्या बच गया? x dx बचेगा। ठीक, यहाँ की मैं बात करता हूँ c dx की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो c को बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बच जाएगा। हाँ या ना? चलिए अब क्या करते हैं, देखिए गौर से, ये तो बाहर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो सर जी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3। ठीक है, प्लस तो प्लस, b देखिए पहले से है तो b मल्टीप्लाई, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा? x²/2। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं, अब c पर चलते हैं। c बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है।
ठीक है। एक का इंटीग्रेशन x है तो x का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1/1 नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा, ठीक है, कोई इशू। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं ax³ आगे बढ़ो प्लस तो bx² प्लस cx, ठीक है। एगो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जोड़ो कि k जोड़ो, कुछ भी जोड़ सकते हो c, तो यही आपका क्या हो गया भाई, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से 8 नंबर के क्वेश्चन को आपने देखा कि कैसे इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे, तब तक हम लिखते हैं, आप लोग इसको राइट डाउन करिए। तो चलते हैं अपने 90 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये 9 है, ठीक है। चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। अगर आपको यहाँ 9 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है तो आप इसमें पाएंगे भाई कि ये फंक्शन ऑलरेडी सेपरेट है प्लस के द्वारा, तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे। देखिए दोनों में क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, है या ना। कोई दुख तकलीफ यहाँ तक तो कहिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे जिसने, तो देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, x² dx हो जाएगा, ठीक, प्लस तो प्लस e⁻x dx तो ठीक ही है। अब क्या करते हैं मेरे दोस्त, देखना 2 बाहर है, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर x² का तो होता है x⁻³ ठीक, जोड़ e⁻x का e⁻x ही हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो बटे में 1 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2/3 x³ प्लस e⁻x प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ कितने नंबर का था, 9 नंबर। तो ये 9 नंबर तक के क्वेश्चन में कोई दुख तकलीफ है तो बताइए, 9 नंबर तक में कोई दिक्कत नहीं ना है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 10 नंबर का देखते हैं क्या है, यहीं पर 10 कर देते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ √x, क्या है, √x माइनस 1/√x है शायद, इन है जी, इसका होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको गौर से देखोगे तो बीच में तो ये प्लस माइनस के रूप में सेपरेट है, लेकिन पावर 2 दिया हुआ है। तो पावर 2 का मतलब होता है कि √x माइनस 1/√x इंटू √x माइनस 1/√x। इसका मतलब हुआ कि दोनों ब्रैकेट को अगर गौर से देखेंगे, सिंगल ब्रैकेट को, तो ये ऑलरेडी 2 गो ब्रैकेट के रूप में खुलेगा। किस ब्रैकेट के रूप में खुलेगा, 2 गो ब्रैकेट के रूप में खुलेगा, ठीक है। तो अब दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा सिंबल होगा, तो दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रहेगा। ये डायरेक्ट किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी नहीं नजर आ रहा है कि हम इसका एंटी डेरिवेशन लगा दें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको होल स्क्वायर के रूप में तोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, जिसने तोड़ेंगे तो आ जाएगा a², इसका मतलब √x का स्क्वायर प्लस -2ab, तो -2, a के जगह आता है √x, अब b के जगह आ जाएगा 1/√x, 2ab हो गया प्लस b², इसका मतलब 1/√x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चा लोग, यहाँ पर हम लगा देंगे dx, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आ जाएगा, तो क्या बचेगा x। देखिए इस √x से ये √x चला गया तो क्या बचेगा, -2। देखो 1/√x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और सारा इधर क्या है dx, तो dx। अब सबको अलग अलग इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेट करिएगा तो x dx, ठीक, उसके बाद माइनस
2 गुना 1 dx हो जाएगा। 2 को अलग से इंटीग्रेट करेंगे तो होगा ना। चलो प्लस तो प्लस 1/x है, इसके साथ भी dx आएगा, हाँ या ना। देखो x के साथ dx लगाया एक बार, उसके बाद -2 तो बाहर ही रह जाएगा, 2 के साथ गुना मैंने कुछ है तो 1 के साथ भी dx लगा दिया, ठीक। प्लस तो प्लस 1/x के साथ भी बारी बारी से dx लगा दिया, यानी dx से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक फंक्शन में। तो अब जो यहाँ मुझे मिलने वाला है x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। अब यहाँ पर माइनस तो माइनस है, 2 तो 2 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x हो गया। प्लस तो प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब देखो यहाँ बहुत बच्चा क्या करता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx को ही लिख लेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻1। अब वो फार्मूला लगा देता है x⁻n वाला। वहाँ हम देखिए बच्चा बताए थे वहाँ पर कि n का वैल्यू -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो n का वैल्यू -1 है, इसीलिए वो नहीं यूज करना। अब देखो 1/x, देखो सोचो कि 1/x किसका डेरिवेटिव है, तो सर जी log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो इसका मतलब 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा log x। तो इसका मतलब हुआ कि 1/x का एंटी इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा log x। तो यहाँ पर लिख देंगे log mod x प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम 10 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से देखिएगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, इसमें भी अलग से इंटीग्रेशन लगाया, इसमें भी अलग से इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है। इसको इससे ज़्यादा अगर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो इसे समझिएगा, यहाँ पर प्लस तो प्लस है ये है ना, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ पर नहीं कुछ है तो क्या है, गुना में 1 है, तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, 1 के साथ dx लगा दिए। अब कोई दिक्कत, तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चा लोग कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब अगला नंबर है 11 नंबर का, चलिए 11 नंबर पर चलते हैं। अब 11वां नंबर का अपना क्वेश्चन देखो, बड़ा मज़ेदार है। 11 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे मेरे दोस्त, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन, और ये दिस टाइप ऑफ फंक्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ये किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव के रूप में नज़र आपको नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आप कर नहीं सकते। तो आप दूसरा जुगाड़ लगाएंगे कि भैया सबसे पहले ही देखेंगे जोड़ या घटाव के रूप में व्यवस्थित है कि नहीं है। तो आपको तो नज़र आ रहा है कि जोड़ या घटाव के रूप में, लेकिन ये ऑलरेडी जोड़ और घटाव के रूप में सेपरेट नहीं है, क्योंकि बटे में x² है। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त कि इसको सबसे पहले जोड़ या घटाव के रूप में व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप अगर गौर से देखोगे, देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन मुझे पूछे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सबसे पहले अलग अलग भाग दे देंगे, x³ के साथ x² का भाग लगा देंगे, फिर प्लस तो प्लस है, 5x² के साथ क्या करेंगे, फिर x² से भाग दे देंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस तो माइनस 4/x², ठीक है, 4/x²। अब क्या लगा देंगे, इधर लगा देंगे हम dx, लगा दिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया, x³ में x² से भाग दे देंगे तो बच जाएगा x, हाँ या ना, प्लस तो प्लस, ठीक है, 5 तो 5 है, ये है, x² को x² से भाग देंगे तो कट जाएगा, इसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो बचा कितना, 1 बचा, ठीक। तो 5 कांस्टेंट के रूप में आ गया, माइनस तो माइनस 4 है। अब देखो इसको x का पावर 2 है नीचे में, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर -2, ठीक है। सब में dx है तो सब में dx चिपका दीजिए, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करिए, तो क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x के साथ हो जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 5 dx, यहाँ पर ये कर सकते थे 5 बाहर 1 dx, बात बराबर है, माइनस तो माइनस 4 बाहर कर देंगे मेरे दोस्त, यहाँ हो जाएगा x का पावर -2 dx। सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, पावर 1 है तो 1 बढ़ जाएगा, 2/2 प्लस तो प्लस
5, देखो ये 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक। dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का इंटीग्रेशन 5x माइनस 4 कांस्टेंट, तो 4 बाहरे है, x का पावर -2 है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 पावर है तो x का पावर n के रूप का है, तो क्या कर देंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, तो x का पावर -2 है ये है, ठीक है, इसमें 1 जोड़ देंगे और जितना ऊपर किए हैं वही खेला कहाँ कर देंगे, नीचे में भी कर देंगे। कोई दुख तकलीफ हुआ यहाँ तक, तो कहिएगा सर नो एनी प्रॉब्लम इन दिस थिंग। चलो अब अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ तक, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर जी, x² / 2 + 5x, चलो यहाँ पर हो जाएगा -4, x का पावर -1 हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा -1, और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अगर आप इसी को यहाँ लिखो, यहाँ पर आ जाओ लेकर के, तो क्या लिखेंगे सर जी, x² / 2, x² / 2 तो ठीक है ठाक है, उसके बाद +5x, तो +5x में भी नो एनी डाउट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 है बट्टे में, से देखिए -1, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4x⁻⁻1 है, x⁻⁻1 है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सजा देते हैं, इसको ये लिख देंगे हम x² / 2 + 5x अब +4/x, एगो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जोड़ देंगे। अब देखिए 4/x कैसे आ गया, वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ x⁻⁻n, ठीक है। अगर कहीं पर x⁻⁻n लिखल रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x⁻n, निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को कहीं भी दुख तकलीफ कष्ट परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो सर नो, चलो आगे। अब चलते हैं अपने 13 नंबर के क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें, ये जो 13 नंबर का क्वेश्चन है 13 नंबर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट तो हर एक क्वेश्चन होगा, तो हम किसी को इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते। सारे क्वेश्चन अपने आप में महत्व रखते हैं, इसीलिए किसी पर ज़्यादा ध्यान और किसी पर कम ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर भी बहरहाल अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे ना बच्चा लोग, तो इसमें क्या है कि ये फंक्शन आपको किसी ना किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में नहीं नजर आ रहा है। क्या लग रहा है कि ये फंक्शन किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है? कहिएगा सर नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे किसी न किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में। तो मेरे दोस्त अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये फंक्शन आपको डिवीजन में क्या है, सेपरेट है। तो इसको सबसे पहले जोड़ या घटाव में बदलते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का ढेर तरीका है, ठीक है। वैसे मैं 1-2 तरीका बता देता हूँ आपको। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे मेरे दोस्त, तो क्या नजर आ रहा है आपको? देखो यहाँ पर नजर आ रहा होगा इंटीग्रेशन का सिंबल। गौर करिए तो इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, x³ और x² में, x³ और x² में कॉमन आ जाएगा x²। अगर आप कॉमन कर लेते हो इस दोनों में तो क्या बच जाएगा, x-1 बचेगा। हाँ या ना, बोल हाँ या ना, ठीक है। इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा x-1 से? तो कहिएगा सर 1 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो 1 कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा, x-1 बचेगा। हाँ या ना? तो जी सर क्यों नहीं, सही है। बटे तो बटे क्या है, x-1 है, ठीक। सबके बाहर क्या लगा हुआ है मेरे दोस्त, तो सबके बाहर dx लगा हुआ है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों फंक्शन को अलग अलग सेपरेट करता हूँ, दोनों फंक्शन को अलग अलग सेपरेट। यानी इस फंक्शन में भी x-1 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, ऐसे कर दे रहे हैं हम। देखिए x² × x-1 आगे में प्लस, तो +1 × x-1 बटे 1, ठीक है। डेरिवेटिव, चलो सॉरी, इससे ये खोप सहित कबूतराई नमः, इससे भी ये खत्म हो गया, हुआ कि नहीं?
तो आपके पास जो बचा है वो बचा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सब के संगे dx। तो इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग, कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। हाँ या ना? चलिए यहाँ तक देखते हैं कि आया है, कटा भी है। चलिए यहाँ तक तो दिख रहा है। अब क्या करते हैं, इधर आते हैं, इधर आएंगे। अब देखो यहाँ से गौर करो कि एक्स स्क्वायर की बात करी जा रही है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो सर जी पावर में एक जुटता है और वही भाग में आ जाता है, प्लस तो प्लस। सर जी एक का क्या होगा? एक ही जे कांस्टेंट, तो एक बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? एक्स। एगो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी जुड़ के आंसर आ जाएगा। तो रूल 1। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को एक तरीका से तो इसे बना सकते हैं, दूसरे कैसे बनाएंगे इसको? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या करना, आप देखो ऊपर में पावर 3 है, नीचे में पावर 1 है, इसका मतलब भाग लग जाएगा। तो हम इसमें भाग दे देंगे, x माइनस 1 से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 में भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो भागफल होगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर हम यहीं पहुंच जाएंगे। तो भाग विधि से बताने की कोई ज़रूरत है तो बताइए, हम बता देते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक ना? कोई इशू है क्या भाग विधि से? सर नो एनी प्रॉब्लम। तो आप कर सकते हैं उसको, ऐसे करके भाग दे दीजिएगा, किससे? x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, किसको? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। घटाएंगे तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा, ख़त्म हो गया, प्लस एक्स माइनस 1 उतरा। देखो तो क्या है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से लगाएंगे, तो 1 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट जाएगा, 0 आ गया। तो इसका मतलब इस फंक्शन में इससे भाग देने के बाद रिजल्टेंट क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम डायरेक्ट इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा हमको एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स प्लस सी। देखो सेम है कि नहीं है? हाँ सर, यहाँ प्लस आएगा तो प्लस डालेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट अगर किसी बच्चा को है तो बताइए, किसी बच्चा को अगर कोई डाउट है तो बताइए यहाँ तक, ठीक। देखिए जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मैं तो अभी ये क्लास नोट्स एक टाइप से हो गया। अब क्या नंबर बचा हुआ है? कितना नंबर का हुआ? 13 का हुआ है। अब अभी बता देते हैं 14। तो चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन में। क्या है 14 नंबर के क्वेश्चन में? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, गौर करोगे तो 1 माइनस एक्स के साथ रूट एक्स का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि अगर 1 माइनस एक्स के साथ रूट एक्स का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में है तो गौर से देखेंगे कि क्या यह किसी न किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में नजर आ रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है इस फंक्शन को देखने से, हाँ, कि ये फंक्शन जो है किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है? तो कहिएगा सर लग तो नहीं रहा है। तो लग नहीं रहा है तो इसको लगाना पड़ेगा। अब भैया लगेगा तब डिफरेंशिएशन के जैसा, जब इसको हम सेपरेट कर देंगे प्लस और माइनस में। तो करते हैं, कैसे करते हैं सेपरेट इसको? एग्जाम में से सॉल्व करिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स से 1 को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा रूट एक्स। अब रूट एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स रूट एक्स हो जाएगा। डी एक्स तो डी एक्स है। अब इसको थोड़ा और अगर प्रेम से देखोगे
तो यहाँ पर तो रूट एक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिए, एक्स इंटू रूट एक्स का मतलब क्या है? सर जी एक्स का पावर नहीं कुछ है तो एक है, और रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2 है। तो आधार जब समान है तो घात क्या हो जाएगा? दोनों का जुड़ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, माइनस तो माइनस, एक्स में एक्स का पावर 1 है, यहाँ एक्स का पावर 1/2 है। तो दोनों घात को जोड़ेंगे तो एक्स का पावर 1 गो रोटी, आधा गो रोटी, 1.5 गो रोटी मतलब 3/2। तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा? 3/2। समझिए यहाँ पर आप इसको नॉर्मल जोड़िएगा ना तो ऐसे हो जाएगा 2, ठीक, 2 + 1, तो एक्स का पावर 3/2 आ जाएगा। कोई इशू है? नहीं। अब गौर से देखिए, यही रूट एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं खलिया इतना, रूट एक्स को लिख रहे हैं एक्स का पावर 1/2। तो अब इंटीग्रेशन करिए, तो इंटीग्रेशन करिएगा तो सबसे पहले एक्स का पावर 1/2 के साथ, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 3/2 dx। हाँ या ना? चलिए इंटीग्रेट करोगे, एक जुटेगा तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा भैया? तो एक्स का पावर हो जाएगा, आधा है इसमें एक जुटेगा, ठीक है, तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 को क्या बोलते हैं? 3/2। तो पावर बन जाएगा ये 3/2। जितना पावर ऊपर बना उतना पावर नीचे भी बनेगा, ठीक है, माइनस तो माइनस। अब देखिए एक्स का पावर 3/2 है, ये है, इसको इसे समझिए, ये 1.5 है और उसमें एक और जोड़ देंगे तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 को लिखते हैं 5/2, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 5/2। ऊपर में 5/2 है तो नीचे में भी 5/2 होगा। इसको पलंठी मारोगे तो ये हो जाएगा 2/3, एक्स का पावर 3/2 माइनस 2/5, एक्स का पावर 5/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। हैव यू एनी डाउट किसी बच्चे को? तो आज के बाद याद रखना बाबू, यहाँ गौर से देखो, एक चीज़ समझना, यहाँ पर क्या है कि जब भी पावर क्या कहते हैं फ्रैक्शन में आ जाए, पूर्णांक में आ जाए, तो क्या करना है? उसको एक जोड़ के जो होता है ना इसके कोफिशिएंट में पलटा के लिख देना है। पावर 3/2 हुआ तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। पावर एक्स का पावर 3/2 हुआ तो डायरेक्ट ही इसको पलटा देंगे, यहाँ 2/3 एक्स का पावर 3/2। यहाँ पर x टू द पावर 5/2 नजर आ रहा है तो इसके पीछे में लग जाएगा 2/5। सॉरी, बच्चा लोग गौर करिए 15 नंबर के क्वेश्चन में, क्या 15 है ना? बताइए क्या 15 नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसे फंक्शन के इस तरह से सेपरेट नज़र आ रहा है कि ये किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाए, नज़र आ जाए? तो नहीं है। तो इसको सबसे पहले डेरिवेटिव के रूप में सेपरेट करते हैं। क्या करेंगे? अब देखिए बड़ा आराम से करेंगे, 1 2 लाइन 3 लाइन को एक ही साथ खाना है आपको। गौर करिए, एक्स का पावर आधा है, एक्स का पावर 2 है, अगर मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो हो जाएगा 3x। देखिए यहाँ पर 1/2 पावर, यहाँ पर 2 पावर, तो 2 पावर आधा पावर कितना हो जाएगा? 2.5 पावर हो जाएगा। 2.5 पावर को क्या लिखते हैं? 5/2। अभी तो गुना ही हो रहा है, प्लस तो प्लस। चलिए 2x की बात करते हैं। अब x से रूट x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आधा पावर 1 पावर, यानी कितना पावर? 3/2 पावर, ठीक। अब इधर करेंगे तो प्लस तो प्लस 3 रूट एक्स का मतलब पावर 1/2 dx। चलो 2.5 है, आधा जोड़ देंगे, 2.5 है, 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3.5। तो 3.5 को 7/2 लिखते हैं, 7/2 हो जाएगा 2/7। समझे कि नहीं? बोले थे ना पलट दीजिएगा। 2.5 है ना, ये 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5। 3.5 को 7/2 लिखते हैं, तो इसको पलट के 2/7 लिख दिए, इधर तो 7/2 ये रहेगा, ठीक है। प्लस तो प्लस, तो पीछे है 2 तो है, ये है 1.5। 1 जोड़ेंगे तो 2.5 होगा, 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 होगा। 5/2 हो जाएगा, तो पीछे आएगा तो 2/5 हो जाएगा। x का पावर 5/2 ये रहेगा यहाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सॉरी, ये तो हम इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ नहीं लगेगा,
डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करने लगे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 3 तो 3 है, ये है पहले से, x का पावर 1 है, सॉरी x का पावर आधा है, 1 जोड़ेंगे 1.5 होगा, 3/2 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2/3, x का पावर 3/2। सॉल्व कर दो इसको, सीधे हम कर रहे हैं अब, ठीक है। तो हो जाएगा, यहाँ पर गौर से देखो, 3 2 6/7, x का पावर 7/2 प्लस, तो प्लस 2 2 4/5, 4/5 x टू द पावर 5/2। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x का पावर 3/2। दिस इज योर आंसर, यही आपका उत्तर हो जाएगा, सी ऐड कर देंगे। तो हो सकता है बच्चा लोग कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, ठीक है। हम भी आप ही लोगों के जैसा एगो आदमी हैं, हो सकता है कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें चलते रहती हैं। आपको कोई भी फार्मूला रट्टाफिकेशन नहीं करना है, फार्मूला आपका कभी भी साथ नहीं देता है, इसलिए फार्मूला के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको रखनी है हर एक चीज़ की। मैं अपनी बात खुद बताता हूँ, मुझे कोई फार्मूला याद नहीं रहता है, ठीक है। जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो वहाँ फार्मूला अपने आप जो है बना लेता हूँ, कल तुरंत आ जाएगा। नहीं तो रट्टाफिकेशन मेरी आदत नहीं है, और ना ही मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि कोई किसी चीज़ को याद करके कर ले, ठीक है। कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि आप अपना नाम भूल जाएं, हाँ ठीक। मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो आप जानते हैं, उसको यूज टू होते होते वो आपको याद हो गया, ठीक है। तो उस तरह से किसी भी चीज़ को आप रट्टाफिकेशन ना करें, हर एक चीज़ के तह में जाएं। अगर देखिए, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा ना, तो क्वेश्चन को किसी तरह से भी घुमाएगा, ठीक है, किसी भी तरह से घुमाएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे सोचिए कि कोई बच्चा है, अगर वो रो रहा है तो रोने का ढेर सारा कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति को ये समझ में पहले से आया हुआ है कि रोने का क्या क्या कारण हो सकता है, तो उस बच्चा के रोने का कारण तुरंत पता कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी इतना जानता है कि भाई अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसको थपिया दो, 2 4 10 बार मारोगे जोर जोर से तो और रोएगा, फिर जाकर के चुप हो जाएगा। तो उस तरह से आपको चुप नहीं करानी है, हर एक कॉन्सेप्ट को जानना है कि आखिर में इसका मेन कारण क्या है जिसके वजह से ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन भी आपको हो गया होगा। अब 16 पे चलते हैं। चलो गौर करो इस क्वेश्चन पे, बस प्लस और माइनस के रूप में सेपरेट है, तो ऑलरेडी अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, इसको सेपरेट करने के लिए 2x dx प्लस हाँ या ना, अब बोलते जाओ, अब आप लोग खुद माहिर हो रहे हो। 2 बाहर x का हो जाएगा x²/2, थोड़ा नीचे बराबर डालो, प्लस देखो 3 कॉस का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, साइन x, कॉस का क्या हो जाएगा साइन x, प्लस e⁻x प्लस आंसर। अब देखिए, जिस बच्चा को याद नहीं है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए ऐसे सोचिए, जिस बच्चा को ये चीज़ पता नहीं है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो क्या करें। खैर आपका माइंडे न है जी, अगर एग्जाम हॉल में आपको याद नहीं रहता है तब क्या करेंगे। तो याद रखिए मेरे दोस्त कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों भाई है। क्या है, दोनों भाई है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को याद रख लीजिएगा ना, तो दूसरा अपने हो जाएगा, ठीक है। वही दर्द मुझे होता वाला बात है। देखिए, अगर नहीं पता है तो आपको तो ये पता है ना कि भैया इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, ये बात तो पता है। चलिए, तो याद रखिएगा कि भैया यहाँ cos x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, इसका मतलब cos x किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव cos x है, तो आप कहोगे कि सर cos x जो है ना, यह डेरिवेटिव है किसका, sin x का।
साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, इसीलिए साइन एक्स लिख दिया। दरअसल मुझे भी ये सारी चीज़ें इतनी याद नहीं रहती हैं, यूज टू होते होते आपको खुद याद हो जाएगा, तो रट्टाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिफरेंशिएशन को समझ के सीख लीजिए, आप डिफरेंशिएशन सीखिए, मैं आपको इंटीग्रेशन वैसे खेलते खेलते सिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इंटीग्रेशन के मजे हुए खिलाड़ी बनेंगे तो आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन आता रहना चाहिए पहले से, ठीक है। इंटीग्रेशन के मजे हुए खिलाड़ी बनने के लिए डिफरेंशिएशन को हमेशा कंप्लीट रखें। डिफरेंशिएशन आपका जब तक कंप्लीट नहीं होगा पूरी तरह से, तब तक आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते किसी फंक्शन को, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, 16 नंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन है ये। 17 में क्या कर रहे हैं, बस जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे उसी तरह से इसको भी कर लेंगे। क्या करना है भाई मेरे, करना ये है कि इसको भी पहले प्लस माइनस के रूप में सेपरेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, चलो इंटीग्रेशन ऑफ 2x², ठीक ही है, -3 sin x dx +5 तोड़ लिया, हटाएगा नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो क्या कर लेते हैं भाई, 2 को बाहर कर लेते हैं, क्या हो जाता है, नहीं भी करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 बाहर, x² का क्या हो जाएगा, तो x³/3 माइनस, तो माइनस 3 तो 3। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो किसका डीसी साइन होता है, किस फंक्शन का डीसी साइन में आता है, तो कहिएगा कॉस का डीसी आता है। क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल माइनस साइन एक्स। इसका मतलब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा। अगर मुझे साइन एक्स पूछेगा, क्या पूछेगा, साइन एक्स का ही मात्र पूछेगा, तो क्या कर देंगे हम, माइनस इस बगल कॉस में लगा देंगे, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो मेरे दोस्त, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब प्लस तो प्लस है, 5 तो 5 है। अब देखो गौर से समझो, x का पावर आधा है, 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, तो पीछे आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। क्यों पीछे आएगा भैया, कि x का पावर 3/2, अब बटे में 3/2 जो होगा उस बटे के 3/2 को पलटा देंगे, चूंकि भाग में बदल जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। x का पावर 3/2 ही मुझे मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 2/3 x³ प्लस, क्यों प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 cos x 10/3 प्लस में से। बताओ बच्चा लोग, कोई दिक्कत है, इसको थोड़ा सा बराबर नीचे डालिए, आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना है दिक्कत जी। तो ये अपना 17 नंबर का क्वेश्चन था। अब 18, 19, 20 कितना है क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। अब चलिए देखिए 18 नंबर के क्वेश्चन को, मुझे बार बार वीडियो पॉज करना पड़ता है लिखने के चक्कर में। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x। देख मेरे दोस्त, ये दोनों फंक्शन आपको क्या है, जोड़ या घटाव के रूप में व्यवस्थित है, बट सेक एक्स इसको डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन देखिए कुछ गलतियां भी होती हैं अच्छाई के लिए, तो गौर करते हैं क्या हो जाएगा। देखिए ई गुना रहने के कारण ये और आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि गुना करके देखते तो हैं पहले क्या आता है। देखिए इसको सबसे पहले फाइनली जोड़ या घटाव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो भाई मुझे सेक एक्स इंटू सेक एक्स बता क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस तो प्लस, प्लस इंटू प्लस तो प्लस, सेक एक्स को 10x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स इंटू 10x।
कोई डाउट है तो बताओ। तो सर जी कोई डाउट नहीं है, आराम से अलग अलग करो। अब देखो गौर से देखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स ऑलरेडी देखिए, गौर से अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स को अगर आप गौर से देखिएगा तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में भी है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में भी रहते हुए हमको अच्छाई का अनुभव दिला रहा है। क्यों जी? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स जो है ना ऑलरेडी किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है? तो कहिएगा 10x का, तो बड़ा आराम से इसका निकाल लेंगे। ई भी बड़ा कमाल का काम करेगा। सेक एक्स इंटू 10x किसका डेरिवेटिव है? तो कहिएगा सेक एक्स का डेरिवेटिव है। तो ई भी डायरेक्ट किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा आराम से निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं देखिए, यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे अलग से, प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x dx हो गया। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव है किसका? 10x का। देखो ना, हम कहेंगे कि देखो पूछा जा रहा है यहाँ कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो इसका मतलब ये होगा कि सेक स्क्वायर एक्स किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स? देख मेरे दोस्त, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, यानी यहाँ पर क्या रख के डिफरेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो कहिएगा सर जी डिफरेंशिएशन में पढ़े थे ना कि 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव 10 होगा, अर्थात सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x। क्या आ जाएगा, 10x। कोई दिक्कत? अब देखो सेम वही जुगाड़ यहाँ भी लगाएंगे, सेक एक्स इंटू 10x। देखो सेक एक्स इंटू 10x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है? तो दोस्त मेरे सेक एक्स इंटू 10x जो है ना वो किसका डेरिवेटिव है, इस चीज़ का पता लगाना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि भैया बताओ कि सेक एक्स इंटू 10x जो है ना किस फंक्शन को डेरिवेट करने पर मिलता है। किस फंक्शन को डेरिवेट करेंगे तो इतना मिलेगा। तो कहिएगा सर कि डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स अगर आप कर लीजिएगा ना तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब सेक एक्स का डेरिवेटिव अगर सेक एक्स इंटू 10x है तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा, तो प्लस तो प्लस, तो सेक एक्स इंटू 10x किसका डेरिवेटिव है? तो कहिएगा सेक एक्स का, तो आ जाएगा सेक एक्स। ठीक है, इसको बड़ा प्रेम से लिखता है तो बहुत आदमी सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। हैव यू एनी डाउट? तो इस तरह से आप 18 नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। रुकिए, बुक में अब क्या है 18 के बाद अब है 19, 20, 21, 22, वो भी बता दे रहे हैं अभी। ठीक है, नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन देखिए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। 19 में क्या है मेरे दोस्त कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स। बहुत बच्चा क्या करता है, ऊपर का अलग से इंटीग्रेशन कर देगा और नीचे वाला का अलग से इंटीग्रेशन कर देगा। ये गलत बात है। आप अगर भाग के रूप में कहीं पर कोई फंक्शन सजा हुआ है तो उसको अलग अलग आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कोई फार्मूला नहीं बना है इंटीग्रेशन का ऐसा। ठीक है, तो आप इसको क्या करिए, बदलने की कोशिश करिए उस फंक्शन के रूप में जिस फंक्शन के रूप में यह किसी न किसी का डेरिवेटिव नजर आने लगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए सेक स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं। देखिए सेक स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर को लिख देते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स dx। तो dx। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, आई गुना में बदल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 डेरिवेटिव। अब देखिए क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, तो आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका इंटीग्रेशन अब कर देते हैं। अब गौर से देखिए, थोड़ा इंक डालते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग, इंक डालते हैं।
आ गया इंक में पूरा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ तक पहुँचे थे मेरे दोस्त, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब गौर से देखो, यहाँ पर आप गौर से देखो कि क्या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर टेन स्क्वायर आता है? क्या किसी फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे हम, किसी फंक्शन को डेरिवेटिव लेंगे अगर किसी फंक्शन का, तो क्या टेन स्क्वायर आता है? तो आप शुरुआत से अभी तक अगर देखना स्टार्ट करिएगा तो कोई भी फंक्शन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कि आप डेरिवेटिव करिएगा तो टेन स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर बड़ा घटिया किस्म का फंक्शन है। तो क्या करेंगे, इसको 10 को हम इस तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे कि वह किसी न किसी फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट हो जाए और वो जो है ना किसी न किसी फंक्शन का क्या हो जाए, डेरिवेटिव नज़र आने लगे। तो आप एक फार्मूला 10th क्लास में पढ़े थे कि सर जी सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो सर जी 1 होता है। तो यहाँ से बताइए, तो अगर मुझे 10 का वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो सर जी 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स। तो देखिए ऐसा ही हम क्यों लिखे, ऐसा लिखने के पीछे मेरा एक ही कारण है केवल कि 10 स्क्वायर एक्स को अगर हम इस रूप में लिख देते हैं तो सेक स्क्वायर किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, एक का तो इंटीग्रेशन हम करना जानते ही हैं, इसीलिए 10 स्क्वायर एक्स को ऐसा लिखते हैं। तो जहाँ जहाँ 10 स्क्वायर एक्स है उसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या लिखेंगे बच्चा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही रिप्रेजेंट कर देगा 10 स्क्वायर एक्स को डी एक्स। अरे बच्चों अब तो आपको पता ही है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। देखो किस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो सेक आएगा, तो 10 आएगा, 10 का डेरिवेटिव, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10x आ जाएगा। माइनस तो माइनस, एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाएगा, एगो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी जुट जाएगा। तो आपने देखा कि किसी फंक्शन को हम तोड़ करके रिप्रेजेंट यहाँ पर जो हम किए हैं, तो क्यों किए हैं, कारण पता चल गया। कारण था कि वो जो फंक्शन 10 स्क्वायर एक्स है ना, वो ऑलरेडी किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में मुझे झलक नहीं रहा था, झलकाने के लिए हम ऐसा किया, ठीक है। आगे से आप भी अगर कोई फंक्शन है तो आप गणित में जितना चीज़ जानते हैं ना उस सारे चीज़ का उपयोग करके कम से कम इतने केवल आपको प्रयास करना है कि वो किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आने लगे। अगर आप इस काम को करने में सफल हो जाते हैं तो समझिएगा इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, बच्चा का खेल है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को आपको सबसे पहले उस रूप में तोड़ना होता है जिस रूप में वो किसी न किसी का डिफरेंशिएशन नजर आए, ठीक है। तो चलिए 19 नंबर का था क्या, 19 का था, 20 नंबर 21 नंबर 2 को बचा हुआ है। ट्वेंटी नंबर के क्वेश्चन को बनाओ। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो कि पहले आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब इसको अगर आप देखोगे तो क्या है, एक्चुअल में ये भी भाग के रूप में सेपरेट है। तो इसको सबसे पहले जोड़ या घटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 को कॉस स्क्वायर से भाग दे देंगे, 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। क्यों लिखेंगे ये आपको पता चलेगा अभी, ठीक है। चलो 2 बटे कॉस स्क्वायर है यानी 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस तो माइनस, 3 तो 3 है, साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या हो जाएगा 10x, 1 बटा कॉस एक्स। कोई इशू है बताओ, देखना 3 तो 10 का 10 लिख दिए हैं, साइन एक्स के बटे में एगो कॉस एक्स रखेंगे तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स 10x हो जाएगा। अब यही कॉस एक्स बचा हुआ है नीचे में, तो 1 बटा कॉस एक्स क्या हो जाता है सेक एक्स। अलग से इंटीग्रेशन करोगे तो 2 बाहर चल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर, इसको सजा के लिखते हैं सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स। सॉल्व करोगे 2 किसका डेरिवेटिव सेक, तो 10 का, तो 2 10x हो जाएगा,
-3। देखो sec x इंटू 10x किसका डेरिवेटिव है? sec x का, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन sec x प्लस c। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो अगर कहीं भी इस तरह का कोई दुख तकलीफ हो जाएगा तो आप इसको सॉल्व करके डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखोगे बताओ? 2 10x -3 sec x प्लस c। हैव यू एनी डाउट बच्चा लोग? तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 नंबर का क्वेश्चन था ये, 20 नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब 20 नंबर का हो गया था, तो अब चलते हैं 21 नंबर में। तो 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि इतना का प्रति अवकलज कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन आपके सामने में है। प्रति अवकलज पूछ रहा है, दैट मीन्स आपको एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा भैया? रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स का पावर 1/2। इसका अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस 2 प्लस 1/√x को क्या लिख सकते हैं सर जी? लिख सकते हैं एक्स का पावर -1/2 लिख सकते हैं ना, ऊपर जाएगा तो डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब देखो x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो एक जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2। पीछे आएगा तो क्या बन जाएगा? 2/3। x का पावर क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस तो प्लस। गौर से देखो, x का पावर -1/2 है, एक जोड़ेंगे ना तो एक रोटी में से आधा रोटी चला गया तो आधा बचेगा, तो x का पावर कितना बच जाएगा भैया? तो x का पावर बच जाएगा आधा। 1/2 ऊपर में है तो बटे में भी 1/2 देंगे, उसको पलटा के लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस तो प्लस c। अब इसको सॉल्व करें, वो थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो 2/3 हो गया, x का पावर 3/2 और प्लस 2। 1/2 को लिख सकते हैं √x प्लस c। देखो कौन ऑप्शन है, या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। तो 2/3 x का पावर 3/2 2√x है, कहीं पर रूट वाला नहीं दिख रहा है, पावर वाला देखिए, यही वाला आंसर है। 2/3 x का पावर 3/2 2/3, ये देखिए 2/3 x का पावर 3/2, ठीक, प्लस 2 है, आ गया। सी नंबर का ऑप्शन होगा इसका। तो कोई डाउट है तो बताइए? कोई डाउट नहीं ना जी? तो इस तरह से आप आंसर इसका दे सकते हैं, कोई दिक्कत? तो आज के क्वेश्चन में ये 21 नंबर तक किए हैं। सॉरी, एक और क्वेश्चन है, 22 भी इसी वीडियो में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, इसको समझने में कोई दिक्कत है तो नहीं ना है? चलिए 22 नंबर में चलते हैं। 22 का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करके आपको। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अगर आप नहीं करेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इसको अगर आप करते हैं। देख मेरे दोस्त, इसमें लिखा हुआ है कि यदि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, इसको इसे पढ़ना तब समझ में आएगा, यदि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल इतना, यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इतना दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, जिसमें उस फंक्शन में x के जगह अगर पुट करते हैं 2 तो वैल्यू आ जाता है फंक्शन का 0, तब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब गौर से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसका। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या दिया हुआ है? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बराबर इतना। इसका मतलब यदि d/dx ऑफ ए फंक्शन f ऑफ x, इसका अगर मैं डेरिवेटिव किया हूँ, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया हूँ, तो मुझे मिला है 4x³ - 3/x⁴। इस बात का मतलब क्या है? तो मेरे दोस्त, इस बात का मतलब है कि यदि हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिलता है। इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। तो बताओ, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसका रिलेशन इस फंक्शन से क्या होगा? देखो, फंक्शन का रिलेशन डेरिवेटिव के साथ हमने देखा, अब डेरिवेटिव का रिलेशन फंक्शन के साथ देखते हैं। तो यदि फंक्शन का डेरिवेटिव 4x³ - 3/x⁴ है, हाँ, ये क्या है भाई मेरे? ये है डेरिवेटिव, दैट मीन्स dc। तो बताओ, अगर मैं इसी बिहाफ पे पूछूं कि
इसका रिलेशन इसके साथ क्या है। तो कहिएगा सर बायां से दायां गए डेरिवेटिव कहलाया, तो दाहिना से बायां जाएंगे तो एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। तो ये हो जाएगा कौन चीज, एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स डीसी। तो एफ ऑफ एक्स से यहाँ शिफ्ट किए तो डेरिवेटिव, तो अब यहाँ से एफ ऑफ एक्स पर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब कि मुझे अगर इस फंक्शन को फाइंड आउट करना होगा तो मुझे इसका क्या ज्ञात करना होगा, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब माइनस 3/x टू द पावर 4 का क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कहिएगा सर जी इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो 4 तो बाहर ही रह जाएगा, एक्स का एक्स क्यूब का हो जाता है x टू द पावर 4/4, ठीक, माइनस तो माइनस हो गया, 3 तो बाहर रह जाएगा। अब गौर से देखिए ऊपर जाएगा तो -4 हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो -4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का पावर -3 हो गया, नीचे में भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या जुट जाएगा, c। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास x का पावर 4। देखो ई माइनस से माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। अब क्या करते हैं देखिए x का पावर -3 है तो इसको नीचे ले आएंगे तो 1/x का पावर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या जुट जाएगा, c। ये जो c है, ठीक है, यही कमाल करेगा इसमें। ये इतना का वैल्यू है ना दोस्त, ठीक है, ये कितना का वैल्यू है, ये वैल्यू है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3/4x टू द पावर 4 का। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये है तो ये क्या हो, इसका फंक्शन है कि नहीं। फिर से समझो, देखिए यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव इतना है तो डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव वही फंक्शन होगा ना। तो ये अगर एंटी डेरिवेटिव है तो ये क्या है, फंक्शन है। क्या है ये, फंक्शन है। फिर से समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम अभी बके हैं। देखो सी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये है, ठीक है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स होगा। इसका मतलब 4x क्यूब माइनस 3/x के पावर 4 का अगर एंटी डेरिवेटिव अर्थात इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो मुझे ये फंक्शन मिलेगा। तो हमने क्या किया कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया जो कि इतना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इंटीग्रेशन है ये किसके बराबर हो जाएगा, इस फंक्शन के बराबर। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इतना निकाल लिए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 0 है, यानी एक्स के जगह 2 पुट करने पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखो पुट x इक्वल 2, तो x के इक्वल अगर आप 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए कटता नहीं ना है, 2 पुट करते हैं तो देखो एफ ऑफ 2 जिसने पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 का पावर 4 तो हो जाएगा 16 प्लस 1/2 का पावर 3 8 प्लस सी, तो सी। कोई इशू है यहाँ तक? यहाँ तक देखते हैं कटता तो नहीं ना है, 1 सेकेंड, नहीं कट रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा हूँ मैं कि देखो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ 2 जहाँ लिखा हुआ वहाँ क्या रख देंगे, 0। तो एफ ऑफ 2 की जगह क्या रख दिए, 0 रख दिए। बराबर तो बराबर, जोड़ो इसको तो 16 8 है, 128 जोड़िए कितना हो जाएगा, 129/8 और प्लस सी आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि सी का वैल्यू यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं हम, ठीक है। अब देखो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसीलिए सी का वैल्यू आ जाएगा, देखो 129 प्लस में इस बगल आएगा माइनस में, सी का वैल्यू आ जाएगा -129/8। तो अब मुझे कह रहा है कि वो फंक्शन ज्ञात करें। तो अब सी का वैल्यू 129/8 माइनस का आ गया। तो अब क्या करेंगे, वो फंक्शन क्या है हमारा, वो फंक्शन ये है। तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा हमको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा x टू द पावर 4, ठीक है, प्लस तो प्लस 1/x क्यूब, तो 1/x क्यूब प्लस तो प्लस, और c का वैल्यू है
-129/8, तो सी की जगह हम लिख देंगे -129/8। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? देखो है कहीं पर ऐसा ऑप्शन, x⁴ प्लस 1/x³ -129/8, तो सर है यार सी नंबर का ऑप्शन है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि कटा भी है कहीं पर, नहीं सब कुछ ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लिए कि कैसे क्या होता है, बड़ा आराम से इसको समझ लीजिए आराम से कैसे क्या हुआ। ठीक है, फंक्शन इतना के बराबर हो गया, फंक्शन में x का वैल्यू 2 पुट करने पर 0 आ रहा है, तो इस पूरे फंक्शन में 2 पुट करके 0 कर दिए, तो c का वैल्यू -129/8 निकला। अब c का वैल्यू है यहाँ पर जा करके रख देंगे, चूंकि फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है भैया, देख यहाँ फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फंक्शन का वैल्यू। तो फंक्शन का वैल्यू ये है, फंक्शन ये है ना, तो फंक्शन ये लिख दिए, इसमें c का वैल्यू है, तो c भी लगा हुआ है, तो c का वैल्यू हम 129/8 कर दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, चलिए सॉरी इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हमने 7.1 को कंप्लीट रूप से बता दिया। अब जिन बच्चों को कहीं दुख तकलीफ कष्ट परेशानी हो वो कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जितना बच्चे तक पहुंचाने का है पहुंचाइए। ठीक है, हम पूरे क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स को, साथ ही साथ आरडी शर्मा के मैथमेटिक्स को जितना हो सकेगा, जितना टाइम मेरे पास बचेगा एक्स्ट्रा, उस टाइम में मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके डालता रहूँगा और आप लोग आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।